तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा था कि आपको अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको मिला था। अगर उसका आपको नाम Rn लिखना हो तो आप देखे थे कि उसकी वैल्यू थी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। वो आपको रदरफोर्ड मॉडल से आपको मिली, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली। तो देखो, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हुए। असल में हमको एग्जैक्ट या बहुत क्लोज जानकारी चाहिए। ये तो अप्रॉक्सीमेटली है कि मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी रेंज इसमें आती है 10⁻⁻15 मीटर में। इसको फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। देखो, हमने अभी ये भी देखा कि मास नंबर क्या होता है, ए। मास नंबर ए इक्वल टू जेड, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कह लो, प्लस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या, प्लस उस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनको अगर आप जोड़ दो तो उसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर ऑफ डेट न्यूक्लियाइड। ओके, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ये भी आपने देख लिया क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हुए और हमको एक रिलेशन लगभग आज की डेट में बहुत एग्जैक्टली माना जाता है। वो है कि किसी भी न्यूक्लाइड, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियाइड, जैसे कैल्शियम का हो, ब्रोमीन का हो, आयरन का हो, यूरेनियम का हो, लेड का हो, है ना, बहुत से एलिमेंट है ना, सोडियम, पोटेशियम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लाइड, यानी अगर हम न्यूक्लियाइड लें, यानी उसका अगर सिर्फ उसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसके न्यूक्लियस का रेडियस R होता है R0, और उस न्यूक्लियाइड जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं, उस जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम कैल्शियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम न्यूक्लाइड का जो मास नंबर आएगा, यानी कैल्शियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका सम, ए मास नंबर, उसका 1/3। किसी भी न्यूक्लियाइड, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियाइड की अगर आप अगर उसका न्यूक्लियाइड लें, यानी सिर्फ उसका न्यूक्लियस लें, तो अगर उसका मास नंबर ए है तो उसके न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी R, वो होगी ये, जहाँ पर R0 जो है वो 1.2 फर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आप लेंगे, ये R0। समझ में आया? तो जैसे हम बात करें 92 यूरेनियम 235 की, यूरेनियम न्यूक्लाइड की, या यूरेनियम
न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो उसका मास नंबर ए ये है, जेड ये है, यानी प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर। तो आपको पता चल गया कि उसका मास नंबर ये है। तो अगर आप यूरेनियम यानी इस एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है एग्जैक्ट, उसके अगर न्यूक्लियस की आप रेडियस निकालना चाहें तो वो रेडियस आएगी R = R0। और R0 कितनी है? 1.2 फर्मी FM, वेयर 1 फर्मी और 1 FM, इसको लिख लो चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो और उसका इसका यानी मास नंबर कितना है? 235, जो कि होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर्स ओनली, और इसकी पावर 1/3। तो इसकी पावर 1/3 में 1.2 फर्मी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्मी में, और फर्मी की वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर। अब इसका कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। जो भी नंबर है 1.2 और इंटू 10⁻⁻15 मीटर में फिर आप उसकी रेडियस आ जाएगी कि इसके न्यूक्लियस की रेडियस इतनी है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई और एलिमेंट लें, जैसे हमने ले लिया बेरिलियम, मान लो वो बेरिलियम एलिमेंट लिया और उस ऐसा न्यूक्लाइड है, ये न्यूक्लाइड है, मतलब हम समझ गए कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कोई मतलब नहीं है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो ये तो हुआ उसमें प्रोटॉनों का नंबर 4, और ये है टोटल मास नंबर ए, यानी आप इससे तो ये भी निकाल सकते थे कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन है टोटल 5, ए में जेड यानी प्रोटॉन का नंबर घटा दो तो वो आया 5। ठीक है, उसका मतलब नहीं है ए, यानी हमको सिर्फ ये पता है कि इस न्यूक्लाइड का यानी बेरिलियम न्यूक्लाइड का यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस में कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी मास नंबर 9 है। तो इसका अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो 1.2 फर्मी R0 ये फिक्स है ये, और इनटू उसका मास नंबर 9 की पावर 1/3। अगर यहाँ 8 होता तो थोड़ा आसान भी हो जाता, तो हम जैसे यहाँ 8 ले लिए और 4 ही न्यूट्रॉन अब होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो 8 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 2.4 फर्मी, यानी 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये है इस न्यूक्लाइड की यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस की रेडियस, बेरिलियम के न्यूक्लियस की रेडियस। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और इसको निकालने के लिए बस आपको मास नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनके सिर्फ नंबर और उनको दोनों के नंबर को अगर जोड़ दो तो मास नंबर मिलता है। बस आपको मास नंबर चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है थोड़ा थोड़ा। देखो ये बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं कर सकते कि ये 100% शुद्ध रिजल्ट है, प्योर रिजल्ट है, नहीं, ये बेस्ट रिजल्ट है बाय एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो इससे निकालते हैं हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रेडी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस रेडी और न्यूक्लियस रेडियस, ऐसे निकालते हैं। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं और अब डिटरमाइन करते हैं कि आखिर दुनिया भर में जितने एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस में सिंस बहुत मास होता है। मास क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, 1836 और 1839 टाइम्स। तो क्या होता है कि एटम का लगभग सारा वेट उसके न्यूक्लियस में ही होता है, मास
उसके न्यूक्लियस में ही होता है। वेट वर्ड नहीं यूज करेंगे, मास की बात कर रहे हैं। तो सारा मास न्यूक्लियस पर है, तो उसकी जो ये न्यूक्लियस है उसकी एवरेज डेंसिटी क्या होती है। एवरेज डेंसिटी मतलब अप्रॉक्सीमेट कह लो, तो अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस की अप्रॉक्सीमेट एवरेज डेंसिटी क्या होती है। देखो ये मान लो किसी एक्स एलिमेंट का एक न्यूक्लियस है या कह लो न्यूक्ली है, उसमें से पता चला कि जेड प्रोटॉन है, तो ये जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो जेड प्रोटॉन है और ए उसका मास नंबर है, यानी कि ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे आपको। ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर। ओके, कोई एलिमेंट ऐसे मान लो हम लोगों को दिया हुआ है, कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड, जैसे आप लिख लो 20 कैल्शियम 41, ऐसे मान लो दिया हुआ है, या बेस्ट है कि यूरेनियम इस्तेमाल कर लो, ऐसे 92 यूरेनियम 235, ठीक है। ऐसे हमको एक न्यूक्ली दिया हुआ है, या न्यूक्लाइड बोल लो, यानी किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस हमको दिया हुआ है। तो पहले ये बताओ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप समझ गए कितने हैं, जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, वो कितने हैं, टोटल मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दो, तो ये आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब देखो उस न्यूक्लियस का मास निकालते हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा, उस पूरे न्यूक्लियस का मास, उसको स्मॉल m लिखते हैं, ये किलोग्राम में निकालेंगे हम। तो जितने प्रोटॉन हैं जेड, उनमें एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, और जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं यानी ए माइनस जेड, उतने में न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करो। प्रोटॉन का मास आप जानते हैं 1.672 10 पावर -27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का भी मास आप जानते हैं 1.674 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ रखेंगे तो जो ये न्यूक्लियस है उसका आपको मास पता चल जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। देखो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, आर, तो आर आप अभी ये फार्मूला देखे हैं, आर इक्वल टू आर नॉट और मास नंबर की पावर 1/3, ये आप देखे हैं। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम V कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को स्फेरिकल माने तो स्फेरिकल लगभग होते ही हैं
एग्जैक्ट स्फेरिकल वर्ड मत इस्तेमाल करो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए, स्फेरिकल लगभग होते हैं, ठीक है। ये सब हाई साइंस में आप लोग सीखेंगे, जितना आपके सिलेबस में अप्रॉक्सीमेटली है वो हम आपको बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है V वो है 4/3 पाई r क्यूब, अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक स्फेरिकल गोला टाइप का माने तो 4/3 पाई और r की जगह पे r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब, ये रखेंगे यहाँ पे। r0 कांस्टेंट है 1.2 फर्मी यानी 1.2 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या होगा, ये आएगा 4/3 पाई r0 का क्यूब और a की पावर 1/3 उसका क्यूब, केवल a आ जाएगा। ये आया उस न्यूक्लाइड का वॉल्यूम नंबर 2। और जो हमने जो मास निकाला था इसको हम दे देते हैं नंबर 1। थोड़ा एग्जैक्ट निकालना है तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको एग्जैक्ट डेंसिटी निकालनी है तो रो डेंसिटी रो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यानी m/v, यही पढ़ा है ना। तो मास टोटल कितना था उस न्यूक्लाइड का, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उनमें एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में प्रोटॉन का नंबर घटा दो तो न्यूट्रॉन नंबर निकलता है, और उसमें एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r0 क्यूब, और ये एटॉमिक मास नंबर, वेयर r0 आपको पता है 1.2 फर्मी यानी 1.2 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट निकालना है तो आप ऐसे निकालो, वरना एक खेला करो। एक खेला मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी हमें, तो एग्जैक्ट मान लो नहीं निकालना है तो बहुत आसान भी हो सकता है ये चीज़। कैसे, ज़रा ध्यान से देखो, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत हल्का फर्क है। तो प्रैक्टिकली यू देखो यहाँ 1.67 to 1.674 बहुत हल्का फर्क है। तो फॉर अप्रॉक्सीमेशन, तभी हमने देखो अप्रॉक्सीमेशन ऊपर लिखा था, फॉर अप्रॉक्सीमेशन यानी काम चलाऊ के लिए मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन लगभग इक्वल मान लेते हैं। तो 1.64 किसी का भी एक ले लो, 67, चाहे आप प्रोटॉन का मास लिख के काम चला लो, चाहे आप यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास लिख के काम चला लो, मतलब दोनों में से दोनों को हमने इक्वल मान लिया है, लगभग इक्वल। कोई भी एक की वैल्यू रख सकते हो, ऐसा हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है। तो ये आ जाएगा Z। अब हमने मान लो कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इक्वल ले लिया, तो जहाँ जहाँ पर न्यूट्रॉन का मास है वहाँ प्रोटॉन का मास लिख देंगे। तो ZMP प्रोटॉन का मास प्लस A-ZMP, सिर्फ प्रोटॉन का मास यूज करेंगे, जहाँ जहाँ न्यूट्रॉन लिखा है वहाँ प्रोटॉन का मास यूज करेंगे, और 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू A। तो ये आया आपका ZMP कट जाएगा, केवल AMP यानी मास ऑफ द प्रोटॉन अपान, यही आएगा ना, 4/3 पाई r0 क्यूब A। तो ये AA कट गया, यानी मास नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो एवरेज जो डेंसिटी जो आई, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो न्यूक्लियस की,
वो भाई मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम 672, अगर आप प्रोटॉन का मास रख के लगा रहे हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, और आर नॉट 1.2 10⁻⁻15 मीटर, और पूरे का होल क्यूब। तो अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी आया, न्यूक्लियस मतलब जिसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बहुत हैवी है वो, उसका जो डेंसिटी आया। अब हम ये नंबर्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये तो काम चलाऊ नंबर हैं 3 और 4, अगर मतलब ये सब नहीं, इसकी बात करते हैं मेनली पावर की बात। यहाँ जो पावर्स हैं, यहाँ पे आप देखो तो 4.5 के आसपास ये आएगा, और 12 के आसपास ये आएगा, तो लगभग 1/3 मान लो, और इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई, ये मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई 1.2 का लगभग क्यूब, और ये 10⁻⁻45 45 ऊपर जाएगा, तो ये 27 45 में ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आ गया 8, और यहाँ पे आएगा 1, यानी लगभग 10⁻18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाप रे, इनके हम अभी ज़्यादा वैल्यू नहीं ले रहे हैं। चलो अच्छा, अगर वैल्यू ले भी लो तो 1/3 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो यानी ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इसका मतलब है कि 10⁻17 किलोग्राम की रेंज में चलेगा वो, क्या न्यूक्लियस का अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी। न्यूक्लियस की अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी, यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लाइड का, चाहे कैल्शियम का लें, चाहे यूरेनियम का लें, चाहे आयरन का लें, चाहे ब्रोमीन का लें, क्लोरीन का लें, फ्लोरीन का लें, सोडियम लें, पोटेशियम लें, किसी भी एटम के न्यूक्लाइड यानी न्यूक्लियस का अगर आप डेंसिटी निकालोगे, तो डेंसिटी उसकी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में की रेंज में आएगी। यहाँ कुछ नंबर आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे ये मतलब कुछ बाकी मेन तो ये रेंज है। 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेंज होती है न्यूक्लियस की डेंसिटी की। जरा इसको वाटर से कंपेयर करके देखते हैं। वाटर की जो डेंसिटी है वो 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर से ये करीब 10⁻14 किलो टाइम्स इतना भारी है, इतना डेंस है। 10⁻14 टाइम्स मतलब वाटर की डेंसिटी से मतलब मिलियन ऑफ बिलियन 10⁻14 को लगभग 10⁻6 इंटू 10⁻9 से थोड़ा ही कम है, यानी मिलियन ऑफ बिलियन की रेंज में है। अगर आप यहाँ केवल 5 कर दे तो लैक्स ऑफ बिलियन के ज़्यादा मतलब डेंस है वो वाटर से। समझ में आया? बहुत हैवी माना जाता है मरकरी, Hg मरकरी, उसकी भी रेंज होती है वो 10⁻3 में ही होती है। एक्चुअली उसकी होती है लगभग 13.6 और ये 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब होती तो इतनी ही है ना 10⁻3 में, और ज़्यादा कर लो तो 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ अगर 1.36 लिख दो तो मरकरी जो बहुत हैवी माना जाता है, उससे भी जो न्यूक्लियस है 10⁻17 में 10⁻4 से डिवाइड करोगे तो 10⁻13 इतने टाइम्स वो मरकरी से भी मतलब
भारी है, यानी थाउजेंड्स टाइम्स ऑफ बिलियन टाइम ऑफ डेंसिटी मोर देन मरकरी, इतना भयानक डेंसिटी। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हाई डेंसिटी। इतनी डेंसिटी का मटेरियल हम लोग नहीं देखते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, तभी न्यूक्लियस ज़्यादा कंट्रोलिंग करता है एटम को। सारा वजूद एटम का न्यूक्लियस में ही है। मास पूरा तो एटम, मास तो है पूरे एटम का, वो लगभग न्यूक्लियस में ही है। इलेक्ट्रॉनों का तो गिनती के बराबर मास होता है, बहुत कम। तो डेंसिटी हमको पता चल गई कि न्यूक्लियस किसी भी रेड मतलब न्यूक्लियस की, चाहे वो जिस एलिमेंट का बना हो, उसकी जो रेंज है न्यूक्लियस की वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिला। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। आपसे मिलते हैं नए एपिसोड में, जिससे कि आपको ज़्यादा बोरिंग न लगे। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक एपिसोड में समझो, आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए और आपका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक।